हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 12 सेमेस्टर 4 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का ये आखिरी चैप्टर है। टैक्सेशन तो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो गया है, कॉस्टिंग भी पूरा कंप्लीट हो गया है, बस लास्ट चैप्टर का लास्ट पोर्शन बाकी है। लास्ट जो चैप्टर था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड, वो दो पार्ट में था, इंट्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंट्रोडक्शन पूरा करवा दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग अब करवा रहे हैं। तीन क्लास में ये भी हो जाएगा कंप्लीट। तो ये वाला क्लास तो ऑलरेडी यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा, बस जो बाकी रिमेनिंग 2 क्लासेस है या 3 क्लासेस है वो यूट्यूब में अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आप लोग प्लीज, अब हम लोग एग्जाम का इतना करीब आ गए हैं, आप लोग हम लोग का पेड बैच का सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द ले, ठीक है, और अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए। और अभी हम लोग एक धमाकेदार ऑफर लाने वाले हैं न्यू ईयर के लिए, जो 1-2 दिन में आप लोगों को यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, मेरा व्हाट्सएप सब में मिल जाएगा। उसको आप लोग शेयर करना। हम लोग एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट लाने वाले हैं अभी, ताकि जो भी बच्चा अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया वो सब पढ़ाई स्टार्ट कर ले, ठीक है ना। हम लोग एक बहुत बड़ा डिस्काउंट लाने वाले हैं, जो चिल्ड्रंस डे में लाए थे उससे भी बड़ा। चिल्ड्रंस डे में तो हम लोग 25% ऑफ दिए थे, उससे भी ज्यादा ऑफ देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सबसे पहले आप लोग को हम ये समझा दे कि बाबू ये चैप्टर पहले नहीं था, ये चैप्टर पहले सिलेबस में नहीं था। ओवरहेड में सिर्फ वो इंट्रोडक्शन वाला ही टॉपिक था। ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसका कोई भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? आई तो पहले बार रहा है। आप लोग फर्स्ट बैच हो जो इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना। जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड हम लोग सीखेंगे, एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड, जनरली वो बीकॉम में रहता है, बट अभी भी इतना डिटेल में ये चैप्टर नहीं दिया हुआ है, बहुत थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है उसका। डिटेल में आप लोग बीकॉम में ही पढ़ोगे इसका, तब बहुत ज्यादा डेप्थ में सम्स नहीं करने, जितना हम आपको करवा देंगे। जो पेड बैच के स्टूडेंट हम लोग को बोल रहे, जितना मेरा वीडियो अवेलेबल रहेगा, 3-4 वीडियो, और जो जो सम्स हम करेंगे आपको बस उतना ही करना है, और एकदम कसम से बोल रहे आपको वही सब आएगा, उससे लेवल से ऊपर नहीं आएगा, उसका लेवल का नीचे ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो हम इसलिए आप लोग को बोल दे रहे हैं ना कि आप लोग जो यूट्यूब में मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ऑफलाइन में देखते होंगे, हो सकता है आपका सर जोश जोश में बीकॉम को पढ़ाने का आदत है, तो इसमें भी बीकॉम लेवल वाला क्वेश्चन करवा दे, तो वो नहीं करते हैं। जो मेरा 12 स्टैंडर्ड का है उसको ही करना है। रीजन ये देखो, वो तो अच्छा ही सोच के करवा रहे हैं कि भाई आपका स्किल बढ़ जाएगा, आपको और ज्यादा बेटर वे में तैयार हो जाएंगे, बट 100 में से 95% बच्चा को समझ में नहीं आएगा वो इस वक्त। अब क्या होगा मालूम है, जैसे कि एग्जाम में आ रहा है ये लेवल वाला, सर आपको इतना लेवल से पढ़ाए, आपको समझ में नहीं आया, आपको इतना लेवल वाला समझ में आ गया, आपको इतना समझ में नहीं आया। अब जो आपके लिए 12 के लिए काम का था उतना आप समझ गए, लेकिन आपको लग रहा है जा हम तो पढ़े ही नहीं, हमको ये टॉपिक सही से समझ में नहीं आया बाबा, अब क्या होगा एग्जाम में। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना। इसीलिए हम जब क्लास करवाते हैं तो हम एकदम 12 का लेवल से बस थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर बीकॉम लेवल में या सीपीटी या आईपीसीसी लेवल में नहीं चले जाते हैं। क्यों? ताकि बच्चा को ना कॉन्फिडेंस है, तेरा सर जो सम्स करवा रहे समझ में आ रहा है, हम बना भी ले रहे हैं, तो मतलब बस वही आपका 12 के लिए काफी है। मेरा पिछले 2-4 साल से बच्चा लोग सिलेबस पढ़ा दिया, कंप्लीट हो गया, वो लोग सब समझ गया। अब जो अच्छा बच्चा वाला था, जो फटका बाजे वो लोग नहीं, अच्छा बच्चा वाले लोग बोलते सर और कुछ कर ले, और थोड़ा टफ कर दे, और थोड़ा टफ कर ले। अब बोलते थे नहीं बस इतना ही करना है, बोलते तो हो जाएगा सर। बोले एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। सेमेस्टर 3 में भी देखो वैसे ही हुआ। तो ट्रस्ट करना है भाई, मेरे ऊपर भरोसा रखना है, थोड़ा सा हमको भी थोड़ा बहुत कुछ आता है, तो बस उतना ही आप ट्रस्ट करो, मेहनत करो, इंशाअल्लाह आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ऊपर वाला चाहेगा तो। चलिए स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो ओवरहेड का मीनिंग तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए सर, पिछला चैप्टर में चिल्ला चिल्ला के पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। यहां हम लोग समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एलोकेशन और अपॉर्चमेंट के बीच का क्या डिफरेंस है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कौन सा बेसिस पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओवरहेड का, और उससे रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम। अच्छा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग के सिलेबस में है ही नहीं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का भी सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम है। देख रहे हो सिलेबस, ये हम अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहे भैया, देख लो यहाँ पे
ये वाला तो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर लिए। ए वाला अभी जो बी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम्स, एकदम बेसिक प्रॉब्लम। इसीलिए हम बोल रहे हैं जो हम करवाएंगे आपको उतना ही करना है। तो चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट मीन्स एलोकेशन ऑफ कॉस्ट अमंग वेरियस डिपार्टमेंट. It is said to be distribution of various cost item in proportion to cost centers or cost unit on a suitable basis. Thus, apportionment of cost refers to the distribution of different overhead items in proportion to the production and service department to some logical basis. समझ में नहीं आया सर? क्या कर रहे हैं आप? तो मुफ्ती साहब की तरह एकदम इंग्लिश में बोल रहे पूरा, मुफ्ती शमाइल नदवी की तरह। थोड़ा हिंदी में अब समझाते हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है जो ओवरहेड कॉस्ट रहता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो रहता है, उसको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में फाइंड आउट करना कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है या ये पर्टिकुलर सेंटर का है, कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर से एसोसिएट करना डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग की क्या करते हैं, इनडायरेक्ट या ओवरहेड कॉस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट में एक सूटेबल बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, हम इसका आपके एग्जाम्पल देते हैं। इसका हम आपको देते हैं एग्जाम्पल। एक है बिल्डिंग, क्या है? एक बड़ा सा है बिल्डिंग। मेरा यूएसबी में प्रॉब्लम हो रहा है। एक बड़ा सा बिल्डिंग है। बिल्डिंग में है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। टोटल कितना हो गया? 3 फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर लेके कितना हो गया? 4 तल्ला हो गया। देखो, ये बिल्डिंग है। अब ओवरहेड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ये एक बिल्डिंग है। ड्राइंग मेरा खराब है, थोड़ा इग्नोर करना प्लीज। हंसना नहीं है बाबू किसी को, ठीक है? बचपन से ड्राइंग खराब है। एक तल्ला और, चल ठीक है, चल कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये देखो, नीचे में सर्विस डिपार्टमेंट है। क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट। और ऊपर में पूरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब पूरा बिल्डिंग का जो रेंट है, पूरा बिल्डिंग का जो रेंट है वो है फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 लाख रुपया महीना। कितना है? 1 लाख रुपीज पर मंथ। अब ये रेंट प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों का है। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में आप देख रहे हो भाई, एक सर्विस डिपार्टमेंट फ्लोर यूज कर रहा है और 1 2 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्लोर यूज कर रहा है। तो हम इसको 1:3 का रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। 25,000 रुपया जो है सर्विस डिपार्टमेंट का रेंट हो गया, 75,000 रुपया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेंट हो गया। तो यहां पे आप रेंट जो कि एक ओवरहेड एक्सपेंस है, इसको प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में कैसे बांटे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया या ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। तो क्या ये सही हुआ? हाँ, एकदम लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एकदम लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड में आप ओवरहेड कॉस्ट को डिवाइड करते हैं ऑन सम लॉजिकल बेसिस। कोई लॉजिकल बेसिस में आप ओवरहेड कॉस्ट को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। होपफुली यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है सर? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड और अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड के बीच का क्या डिफरेंस है? अच्छा, उससे पहले हम लोग को ये थोड़ा सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ओवरहेड, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग सोर्सेज से आपको ओवरहेड एक्सपेंस के बारे में पता चलता है।
amount of different factory overhead spent during a certain period are collected against standing order numbers in a systematic way. क्या क्या है वो? स्टोर्स रिक्विजिशन से, स्टोर लेजर से, परचेज वाउचर, वेजेस शीट, कैश बुक, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स रिकॉर्ड, ये सबसे आपको ओवरहेड का पता चलता है कि कितना ओवरहेड है। ठीक है, अब देखो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्या मतलब है इसका? देखो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ऑल ओवरहेड चार्जेस टू ऑल प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट ऑन अ लॉजिकल एंड रैशनल बेसिस। मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड का मतलब वही है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड का है। मतलब जितना भी ओवरहेड चार्जेस है, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में कोई लॉजिकल बेसिस पे डिवाइड करना। जैसे कि यहां पे आप रेंट को फ्लोर एरिया पे डिवाइड किए, तो फ्लोर एरिया यहां पे एक लॉजिकल डिवीजन ऑफ बेसिस ऑफ डिवीजन हो गया। हाँ सर, कोई बोलेगा हाँ ठीक है, जगह के हिसाब से, या तुम ऐसे करके डिवाइड करोगे। प्रोडक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड है, 10 लेटर है, और सर्विस में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। तो जितना लेटर है वो वर्ड में उसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे। आदमी बोलेगा क्या वो पगला उगला हो गई क्या, दिमाग खराब हो गया आपका, ये कौन सा बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं आप? लेटर का बेसिस पे कर रहे हैं, तो ये इलॉजिकल बेसिस हो गया ना। लेकिन अगर हम फ्लोर एरिया के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो यहां पे बोला जाएगा कि हाँ ये लॉजिकल बेसिस हुआ है, समझ में? तो यहां पे वही मीनिंग है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि ओवरहेड कॉस्ट को जो है आप डिवाइड कर सकते हैं ऑन सम लॉजिकल बेसिस, इसी को बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यही द प्रोसेस ऑफ अपॉर्चमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। अंडर दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस में द इनडायरेक्ट अपॉर्चमेंट ऑफ कॉमन फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस among the production and service department are done on some equitable basis, and direct allocation or specific identification of some factory overhead charges among the related production and service department। अब देखो इसमें क्या होता है, जितना भी कॉमन ओवरहेड है वो सबको डायरेक्टली जो है कोई स्पेसिफिक बेसिस के ऊपर डिवाइड कर दिया जाता है। अब देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट मेनली 2 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पार्टली प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट का क्या मीनिंग है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस डिपार्टमेंट, इसको आपको समझना है थोड़ा, ठीक है? देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मीन्स दोज डिपार्टमेंट जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंसर्न है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, या जो अलग अलग स्पेयर पार्ट्स को असेंबल करके गुड्स बना रहा है यूजेबल कंडीशन या सेलेबल कंडीशन में ला रहा है प्रोडक्ट को, इसी को बोला जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब होता है वो डिपार्टमेंट जो गुड्स को यूजेबल या सेलेबल कंडीशन में लाता है। सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब होता है वो डिपार्टमेंट जो एक्चुअल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एग्जांपल है वीविंग डिपार्टमेंट, स्पिनिंग डिपार्टमेंट, क्रशिंग डिपार्टमेंट, ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट, मिक्सिंग डिपार्टमेंट, ये सब जो है। सर्विस डिपार्टमेंट में आ जाएगा स्टोर्स डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, कैंटीन डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, ये सब है, ठीक है? अब कुछ है पार्टली प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, मतलब थोड़ा बहुत सर्विस भी प्रोवाइड करेगा और प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, थोड़ा बहुत गुड्स प्रोड्यूस भी करता है, ठीक है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टली प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये 2 चीज याद रखना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट, दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे कि हम पहले ही बोले, a production department is engaged in actual production or manufacture of one or more suitable product। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब जो गुड्स प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व है। सर्विस डिपार्टमेंट मतलब जो कि गुड्स प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व नहीं है, जबकि वो सर्विसेज रेंडर कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट
डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट। ध्यान से समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी सम्स में भी काम आएगा बाबू, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको, ये वाला पूरा पॉइंट को आप लिख दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों सर, क्यों? क्योंकि अभी तुम लोग सम्स बताएंगे, तुम लोग मेरा दिमाग खट्टा करोगे, फिर सर ये ऐसे कैसे, ये क्यों कर रहे हैं, इसीलिए अभी हम अंडरलाइन करवा दिए यहाँ पे, क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉस्ट दो तरह का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दो तरह का कॉस्ट होता है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट है ना, वो ओवरहेड कंसिडर नहीं किया जाता है, उसको तुम लोग प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। क्लास 11 में कॉस्ट शीट किए थे, उसमें पता होगा प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो डायरेक्ट है वो तो प्राइम कॉस्ट में चला गया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट है वो कहां चला गया? प्राइम कॉस्ट में चला गया। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वही ओवरहेड होता है। ध्यान से समझना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस कभी भी ओवरहेड में नहीं आते। इनडायरेक्ट जो है वो ओवरहेड में आएगा। तो डायरेक्ट कहां जाएगा? प्राइम कॉस्ट में जाएगा। समझ में आया? और सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, वो दोनों ही ओवरहेड में चार्ज होगा। ध्यान से समझ लीजिए, ये भेदभाव क्यों हमको नहीं पता क्यों, लेकिन याद रखना है, ठीक है। अरे देखो क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो सामान बनने में खर्च होता है पैसा, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो तो कॉस्ट शीट में चला गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओवरहेड में आएगा। सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, दोनों ही ओवरहेड में रिकॉर्ड होगा। प्लीज प्लीज ये वाला पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कॉस्ट शीट प्रिपेयर होता है ताकि ये पता लगाया जा सके कितना टोटल एक्सपेंसेस है, कितना ओवरहेड है, कितना सर्विसेज का प्रोपोर्शन है। सर्विस डिपार्टमेंट के लिए कोई भी कॉस्ट शीट प्रिपेयर नहीं होता है, समझ में? इसीलिए इसका जो दोनों का दोनों एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो ओवरहेड में ही चला जाता है। लेकिन प्रोडक्शन का डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट ओवरहेड में। नेक्स्ट, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट of cost allocation and cost apportionment meaning and concept of cost allocation and cost apportionment। cost allocation का क्या मतलब है और cost allotment का क्या मतलब है, सॉरी, कॉस्ट एलोकेशन का क्या मतलब है और कॉस्ट अपॉर्चमेंट का क्या मतलब है, इसको हम लोगों को समझना है, ठीक है। अब देखो, कॉस्ट एलोकेशन मींस चार्जिंग ऑफ टोटल ओवरहेड कॉस्ट टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर व्हेन सच ओवरहेड हैज बीन इनकर्ड स्पेशली फॉर दैट कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट अपॉर्चमेंट मींस अलॉटमेंट ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट्स। बस एक लाइन में पूरा समझ में आ जाएगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे भी आपको। देखो, कॉस्ट अलोकेशन और कॉस्ट अपॉर्चमेंट के बीच का क्या डिफरेंस है। देखो, यहां पे रेंट जो था ये किसका था? पूरा बिल्डिंग का। बिल्डिंग में दो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन एंड सर्विस। तो ये रेंट प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड होगा। इसको ही हम लोग बोलते हैं अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट। अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कि जो ओवरहेड कॉस्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का है और कोई लॉजिकल बेसिस पे वो लोग दोनों डिपार्टमेंट पे इसको डिवाइड कर दिया जाए, इसको बोलते हैं अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट। अब एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब है? देखो, एक क्लीनर है जो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तीनों फ्लोर को साफ करता है, झाड़ू पोछा साफ सफाई सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट में वो नहीं जाते।
तो ये भी ओवरहेड एक्सपेंस है। लेकिन ये ओवरहेड एक्सपेंस कौन सा डिपार्टमेंट का है? पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। क्या ये हम सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपस में डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर ओवरहेड एक्सपेंस जो है ये पूरा का पूरा एसोसिएटेड है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से। तो यहां पे इस पर्टिकुलर ओवरहेड का एक्सपेंस जो है ये उसी डिपार्टमेंट में एलोकेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, कि पूरा का पूरा जो कॉस्ट है वो एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट से एसोसिएटेड है और पूरा उसी के अंडर में आ जाएगा। और अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कॉस्ट एक से ज्यादा डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है और उस अलग अलग डिपार्टमेंट में इसको बांट देना है। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई दिक्कत? यही है डिफरेंस एलोकेशन और अपॉर्चमेंट। एलोकेशन मतलब पूरा कॉस्ट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चला जा रहा है, अपॉर्चमेंट मतलब वो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बस इतना ही। मीनिंग allocation means the process of charging overhead cost to a particular department or cost center. Apportionment means distribution of various overhead item proportionally to some reasonable basis considering the benefits enjoyed. तो allocation का मतलब क्या है? पूरा को पूरा चार्ज करना एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। अपॉर्चमेंट का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना ओवरहेड को ऑन सम रीजनेबल बेसिस, कोई पर्टिकुलर बेसिस पे। एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट असाइनमेंट, मतलब कॉस्ट को डायरेक्टली एक डिपार्टमेंट में असाइन कर दे रहे। कॉस्ट अपॉर्चमेंट में इसको डायरेक्टली असाइंड नहीं कर रहे, प्रोपोर्शनेट अमाउंट असाइन कर रहे। प्रोपोर्शनेट अमाउंट मतलब जितना उस डिपार्टमेंट के लिए खर्च हुआ है वो वहां पे जाएगा। कॉस्ट एलोकेशन तब होता है जब कॉस्ट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ही है। कॉस्ट अपॉर्चमेंट तब बोला जाता है जब ये बहुत सारे डिपार्टमेंट का मिलकर एक कॉमन कॉस्ट बन गया है। ठीक है ना? अच्छा, गो थ्रू कर लेना है, ठीक है ना इसको। अब आते हैं हम लोग पर्पस ऑफ और नेसेसरी फॉर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। पर्पस और नेसेसिटी ऑफ फॉर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों सर कॉस्ट को अपॉर्चमेंट करना है? क्यों कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्या पर्पस है? क्या जरूरत है इसका? नंबर 1, एक्यूरेट कॉस्ट असर्टमेंट। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करेक्ट कॉस्ट को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओवरहेड, जो ओवरहेड कॉस्ट है उसमें आपको कंट्रोल करने में वो हेल्प करेगा। ओवरहेड कॉस्ट का मतलब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करेगा, करेक्टिव एक्शंस लिया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वजह से कॉस्ट बढ़ रहा है या घट तो नहीं रहा है। आपका वर्क इन प्रोग्रेस, अनफिनिश्ड गुड्स के बारे में आपको वैल्यूएशन करने में हेल्प होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा इसमें आपको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कितना आ रहा है ये आपको अलग से फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। और कॉस्ट या सेलिंग प्राइस को फॉरकास्ट और एस्टिमेट करने में भी आपको हेल्प करेगा, कितना कॉस्ट होना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या मतलब है इसका? कौन सा, अभी हम लोग बोले ना एक सूटेबल बेसिस पे रेंट डिवाइड हुआ है फ्लोर एरिया, तो ये सूटेबल बेसिस को हमको पकड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा बेसिस पे डिवाइड होता है ओवरहेड? देखो, रेंट, रेट्स, टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ये कौन सा बेसिस पे डिवाइड होगा? अलग अलग डिपार्टमेंट में या प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में फ्लोर एरिया के बेसिस पे। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ये डिवाइड होगा बिल्डिंग का वैल्यू के ऊपर या फिर एरिया ऑक्यूपाइड के ऊपर। हीटिंग, लाइटनिंग, एयर कंडीशनिंग,
ये सब भी डिवाइड होगा एरिया के ऊपर या फिर वॉल्यूम क्यूबिक कंटेंट के ऊपर। इसको याद नहीं रखना, चलो यही याद रखो ना, एरिया के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी या तो लाइट पॉइंट या तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, सॉरी, या तो लाइट पॉइंट या तो फ्लोर एरिया। इसको आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। क्यों सर ये सब गलत है? नहीं है सही, लेकिन इतना डेप्थ में आपका एग्जाम में नहीं आएगा ना, इस वजह से। डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, ये तो या तो वैल्यू ऑफ मशीनरी या फिर नंबर ऑफ मशीन आवर्स। जनरली वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में ही आ जाएगा। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, एवरेज वैल्यू ऑफ स्टॉक हेल्ड, ये सब इंपॉर्टेंट है जो हम टिक किए। फिर तुम्हारा स्टोर कीपिंग के एक्सपेंस, वही वॉल्यूम, वेट, इसके ऊपर। इंटरनल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वैल्यू ऑफ मटेरियल्स। मोटिव पावर, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स, हॉर्स पावर इंटू आवर्स, किलोवाट आवर्स, ये सब के बेसिस पे मेनली हॉर्स पावर ऑफ मशीन के ऊपर डिवाइड होता है। फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब कैंटीन का खर्चा, मील का खर्चा, ठीक है ना, पर्सनल ऑफिस का खर्चा, ये सब आपका नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर डिवाइड होता है। कैंटीन एक्सपेंस भी नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ मील्स के ऊपर डिवाइड होता है। सुपरविजन भी टाइम स्पेंड या फिर नंबर ऑफ लेबर आवर्स या नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर डिवाइड होगा, सुपरविजन एंड ऑल। कंपनसेशन टू वर्कर आइदर डायरेक्ट वेजेस या नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर डिवाइड होगा, ये सब जो है। स्टीम कंज्यूम के बेसिस पे। अच्छा, इनडायरेक्ट वेजेस जो है या प्रोडक्टिव आवर का जो वेजेस है, ये डायरेक्ट वेजेस या वर्किंग आवर्स के बेसिस पे डिवाइड होगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स या इनडायरेक्ट मटेरियल्स, ये डायरेक्ट मटेरियल्स के बेसिस पे डिवाइड होगा। सन्ड्री एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस या वर्किंग आवर के बेसिस पे डिवाइड होगा। क्रिक एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स के ऊपर। फिर परचेज डिपार्टमेंट एक्सपेंस, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स के ऊपर। मशीन शॉप एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ मशीन आवर्स के ऊपर, ये सब के बेसिस पे सब डिवाइड होगा। तो ये कैसे याद रखेंगे? ये आपको तो पहले लर्न करना पड़ेगा, बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आप करते करते ऑटोमेटिकली 7, 8, 10 सम्स करोगे ना, ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा, अच्छा इसके बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग अब सम्स स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। जनरली हम यहीं पे छोड़ देते हैं, बट ठीक है, चलो यूट्यूब में एक ही वीडियो आएगा तो एक सम्स भी करके आप लोग को दिखा देते हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग उससे भी कर सकते हैं, बट हम एग्जाम्पल से नहीं, अनसॉल्व क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके देंगे। देखो इस तरह का क्वेश्चन है, अब आप इसको कैसे करके सॉल्व करोगे। ठीक है, बहुत सारा सॉल्व आउट भी है, बट हम सॉल्व आउट नहीं कर रहे, इसको ही बता दें आपको। इन अ फैक्ट्री देयर आर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, P एंड Q, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। 2 सर्विस डिपार्टमेंट, S1 एंड S2, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट। The following particulars have been collected for a period. You are required to prepare an overhead distribution summary. अब देखो डेप्रिसिएशन, ये सब बेसिस है, इसके बेसिस पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन समरी में अगर डेप्रिसिएशन कौन सा बेसिस पे डिवाइड होता है सर? एसेट्स का वैल्यू के ऊपर, है ना। अब मान लो इसको हम अगर दे रही है, ऐसे लिख देते हैं BCDE, तो डेप्रिसिएशन B के बेसिस पे डिवाइड होगा। रेंट एंड टैक्सेस फ्लोर एरिया के ऊपर होता है, ए के ऊपर होगा। इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स, ये भी वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर डिवाइड होगा B के। कैंटीन एक्सपेंस नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर डिवाइड होता है, अभी हम बताए आप लोगों को। इलेक्ट्रिसिटी ये लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे डिवाइड होगा, नंबर D। तो इससे क्या हुआ ना, आप सबसे पहले ऐसे करोगे क्वेश्चन पेपर में कि कौन कौन सा बेसिस पे क्या डिवाइड हो रहा है। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस जो है, डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है सर? अभी आप लोग को चिल्ला चिल्ला के अंडरलाइन करवाए थे ना ऊपर, क्या बोले थे हम आप लोगों को? हम ये बोले थे कि बाबू सुनो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो प्राइम कॉस्ट में जाता है, ओवरहेड में नहीं आता है। सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है
डायरेक्ट कॉस्ट है वो आता है ओवरहेड में। तो कौन सा बेसिस पे जाएगा, कोई बेसिस पे नहीं, डायरेक्टली लिख देंगे, दिया हुआ तो है इतना इतना अमाउंट, तो इसको डायरेक्टली हम लोगों को उतार देना है, लिख देना है, कोई बेसिस पे डिवाइड नहीं होगा, तो टोटल अमाउंट दिया हुआ है। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए अब हम आप लोगों को नमूना दिखाते हैं। देखिए फॉर्मेट ऐसे बनेगा कुछ, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ, जो भी है यहां पे क्या है क्वेश्चन में, ऑफ कुछ दिया हुआ है, डैश 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 लिमिटेड। थोड़ा आप लोगों का बैकग्राउंड में म्यूजिक भी आता होगा, अभी ख्वाजा बाबा का डेक चल रहा है ना, तो हम लोग के यहाँ पे क्या बोलो सब चलते रहते हैं, सब नंबर 1, हंसी भी आता है, सबका अपना अपना बिलीफ भाई, इन बिलीफ को घर के अंदर रखो यार, मोहल्ला में पूरा बजाना है। स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। नाम तो दिया नहीं है, फॉर द ईयर, ईयर दिया है, ईयर भी नहीं दिया, ठीक है चलो ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट जो हम लोग का बनेगा, आइटम ऑफ एक्सपेंसेस बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट टोटल, ये तो फिक्स्ड है, ये 3 फिक्स रहेगा, देख लो, आइटम ऑफ एक्सपेंसेस बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट, आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट, टोटल। उसके बाद रिमेनिंग जो ये स्पेस है प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में डिवाइड होगा। अब देखो यहां पे 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, तो उसी बेसिस पे डिवाइड करेंगे इक्वली। मान लो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 सर्विस डिपार्टमेंट रहता, तो सर्विस डिपार्टमेंट में कम जगह आता, प्रोडक्शन में ज्यादा आता। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 सर्विस डिपार्टमेंट रहता, तो प्रोडक्शन में कम देते, सर्विस में ज्यादा देते। यहां तो दोनों बराबर है, तो बराबर ही ऐसे डिवाइड कर दिए, ऊपर में लिख दिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और यहां पे सर्विस डिपार्टमेंट। अब इसको फिर से 2, क्योंकि 2 है ना, 2 यहां 2 यहां, P Q S1 S2, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P और Q, सर्विस डिपार्टमेंट है S1 S2। समझ में आ रहा है बात? होपफुली आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। एक सम्स आप लोग को अच्छे समझा देंगे, फिर ऐसे ऐसे भी बहुत सारे सम्स हम लोग 2 क्लास में और करेंगे। और जितना हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं आपको उतना ही करना है, उसके अलावा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर जब ये वाला सिलेबस तो कंप्लीट ही है, आज ही हम कंप्लीट कर देंगे, आजकल में 1-2 दिन में, तो पूरा कॉस्ट टैक्स खत्म हो गया। उसके बाद आपको और कॉस्ट टैक्स का झमेला नहीं लेना है, टेंशन नहीं पालना है। बस जो मेरा वीडियो है उसी को बार बार घुमा कर देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। फिर जब टाइम आएगा इंपॉर्टेंस देने का, इंपॉर्टेंस देंगे, उसको प्रैक्टिस करना है धड़ल्ला से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले डेप्रिसिएशन।
नंबर 1 है डेप्रिसिएशन। कौन सा बेसिस पे डिवाइड करेंगे सर डेप्रिसिएशन को? एसेट्स के ऊपर, वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स उसके रेशियो में। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स का रेशियो क्या है? 10:5:3:1, 10:5:3:1। वैल्यू ऑफ एसेट है 10:5:3:1। तो रेशियो है 10:5:3:1। टोटल कितना है डेप्रिसिएशन? 57,000 है। कितना है? अब 57,000 को आप 10:5:3:1 में डिवाइड कर दो। अब देखो ये कैलकुलेटर अगर रहेगा फट से देखो 57,000 डिवाइडेड बाय 15, 18, 19, 19, 3,000 इंटू 10, 30,000, 5, 15,000, 3, 9,000, 1, 3,000, 3,000 फट से हो गया कंप्लीट। सर कैलकुलेटर तो नहीं है आप लोगों के पास। तुम लोग सोचते हो कि सर क्यों आप जला में नमक छिड़क रहे हैं, जो चीज है ही नहीं उससे क्यों सिखा रहे, बाकी समझाइए। बिना कैलकुलेटर का कैसे होगा? तो वो भी बता देते हैं, गुस्सा मत करो, हाई बरदुआ मत दो हमको। हम अभी आप लोग को इजी तरीका भी बता रहे हैं बिना कैलकुलेटर का हम लोग कैसे करेंगे। सिंपल रेशियो एंड प्रपोर्शन है। 57,000 को डिवाइड करना है ये रेशियो में। पार्टनरशिप में कैसे करते हो आप लोग? एडमिशन में करते हो ना, वैसे ही करेंगे, बट इसका हम आप लोग और एक इजी तरीका बता देते। देखो 57,000 जो भी टोटल है ना उसको टोटल रेशियो से पहले डिवाइड करो। 57,000 को डिवाइडेड बाय, देखो 57,000, व्हाइट पेपर देना भाई, चलो ये पे 57,000 डिवाइडेड बाय कितना है चेक करो। 10 + 5 15 + 3 18 + 1 19, 19,000 19। 57,000 डिवाइडेड बाय 19। अब इसको डिवाइड करो। 19 1 = 19, 19 3 = 57, 1 3, 3,000। अब यहां पे जो 3,000 निकला है ना ये आपका यूनिट निकल गया, एक का वैल्यू निकल गया कि एक का 19 है तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 3,000। अब देखो यहां पे कैसे होगा, एक का वैल्यू 3,000 है। अब आपको ऐसे नहीं करना है, 50 लंबा हो जाएगा। 57,000 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 10, फिर 57,000 डिवाइडेड बाय 19 इंटू क्या है 5 इंटू 3। नहीं वैसे नहीं करना, आप डिवाइड करके यूनिट का वैल्यू निकालो। एक का वैल्यू क्या है? 3,000 है ना। अब बिना कैलकुलेटर का देखो कैसे होगा। 3,000 एक का वैल्यू है, मेरा इसमें क्या है 10, तो 3,000 इंटू 10 30,000, 3,000 इंटू 5 15,000, 3,000 इंटू 3 9,000, 3,000 इंटू 1 3,000। तो यहां पे आपका काम कितना छोटा हो गया बोलो। ये बचपन में मैथ्स वाला टीचर भी नहीं बताया था, हम कैसे बता दिए ये देखिए। तो इसको डिवाइड कर दिए टोटल रेशियो से, यूनिट निकाल लो, उसके बाद जो दिया हुआ है उसमें बांट दो। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है भाई बिना कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर रहता था तो कोई बात ही नहीं था। क्लियर हुआ? चलो अब नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 में, रेंट एंड रेट्स। तो नंबर 2 क्या है इसमें? रेंट एंड रेट्स। ये जो डिवाइड होगा ये होगा फ्लोर एरिया में। फ्लोर एरिया में डिवाइड होगा। तो फ्लोर एरिया क्या है? 5,000 4,000 1,000 2,000। तो 5:4:1:2 रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4:1:2, 5,4,1,2। अमाउंट कितना है रेंट का? 12,000। अब देखो ये 12,000 को डिवाइड करेंगे टोटल रेशियो से। टोटल रेशियो कितना है? 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12। अब तो एकदम हलवा हो गया। टोटल 12,000 है, 12,000 को 12 से डिवाइड कर दो। टोटल रेशियो 12 है ना, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 12। तो रिक्शा वालों से पूछोगे वो भी बता देगा। 12,000 को 12 से डिवाइड करोगे 1,000, बिना डिविजन किए 1,000 मिल गया। तो बस पहला रेशियो है 5,000, तो 1,000 इंटू 5
1000 इंटू 4, 1000 इंटू 1, 1000 इंटू 2, खत्म। क्लियर। नेक्स्ट, इंश्योरेंस ऑफ एसेट। इंश्योरेंस ये भी होगा ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर, वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर। उसका रेशियो तो निकला ही है, 10:5:3:1। तो कितना अमाउंट है? 3800। अब देखो 3800 टोटल रेशियो तो 19 है, 3800 को 19 से डिवाइड करोगे 200 आ रहा है। कितना आ रहा है? 200। सिंपल। तो 200 आ रहा है 1, तो 200 इंटू 10 2000, 200 इंटू 5 1000, 200 इंटू 3 600, 200 इंटू 1 200। हो गया, सिंपल, खत्म। तो देख रहे हो ये एकदम इजीएस्ट तरीके है ओवरहेड को करने का। कैंटीन एक्सपेंसेस ऑन नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे डिवाइड होगा। कैंटीन एक्सपेंस नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे डिवाइड होगा। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है? 80 80 30 और 20, तो 0 0 काट दिया। 8:8:3:2, 8:8:3:2। कैंटीन एक्सपेंस टोटल कितना है? 4200, 4200। अब यहां पे कितना है? 8 8 16, 16 3 19, 2 21। तो 4200 डिवाइडेड बाय 21 तो आएगा, आई थिंक 200 ही आएगा। 4200 डिवाइडेड बाई 21, 200 ही आएगा। तो 200 इंटू 8 1600, 1600 600 400। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी 2100। इलेक्ट्रिसिटी कौन सा बेसिस पे डिवाइड होगा सर? इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ, सॉरी, लाइट पॉइंट नंबर या लाइट पॉइंट के बेसिस पे। लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे। तो लाइट्स पॉइंट कितना है? 30 20 10 10। तो 3:2:1:1। लाइट पॉइंट 3:2:1:1। कितना है अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का? 2100 है। कितना है? 2100। टोटल कितना हो गया? 3 + 2 5, 5 6 7। तो 2100 को 7 से अगर डिवाइड करोगे, 2100 डिवाइडेड बाई 7 तो 300 आएगा। कितना आएगा? 300। तो 300 इंटू 3 900, 300 इंटू 2 600, 300 300। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब बस क्या करना है? अब टोटल कर देना है। देखो ऐसे करने के बाद हम लोग क्या करना है? अब बस टोटल ओवरहेड बोल के जोड़ देंगे। यहां पे हम लोग वैसे ही करेंगे। कंप्लीट हो गया ना। अब हम लोग टोटल ओवरहेड बोलकर इसको जोड़ देंगे। यहां पे खत्म हो रहा है। पेंसिल से सब लाइन खींचना, ये नहीं रहेगा। टोटल ओवरहेड। बस, तो पहले टोटल ही को करो। 57। अब ये तो प्लस करना है भाई, ठीक है ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 800 4200 2001 79,100 आया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 900 प्लस 1600 प्लस 7000 प्लस
30,000, 39,500। नेक्स्ट 2600, नेक्स्ट 10,000, 1500, 11,500, 5,000, 5,900। ठीक है, देखो आंसर आया 39,500। गड़बड़ आ रहा है क्या? पी का 39,500, 22,200। उसके बाद ओ हाँ, एक गड़बड़ हो गई हमसे, सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, एक चीज हम लिखना भूल गए, इसी वजह से देखो ये दोनों का है, ये नहीं है, यहां पे ये नहीं होगा। ठीक है, एक चीज और लिखना था जो मेरे एकदम ध्यान से निकल गया। ठीक है, वेरी सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स। क्या लिखना भूल गए? देखो ये डायरेक्ट वेजेस हम यहां तक कर रहे थे, यहां पे लिखना भूल गए। डायरेक्ट वेजेस भी तो जाएगा 5,000 और 5,000 दोनों में 6। डायरेक्ट वेजेस कौन सा रेशियो में? ये एक्चुअल अमाउंट जाएगा, एक्चुअल। टोटल 10,000 है और किसका है? दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का है, 5,000 और 5,000। क्योंकि हम डायरेक्ट बोले थे भाई डायरेक्ट एक्सपेंस जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं जाता है, सर्विस डिपार्टमेंट का जाता है। ठीक है, ये करने के बाद अब होगा मेरा टोटल। देखो ये हो गया, टोटल ओवरहेड 39,500, 22,200, ये तो आ ही गया था। 39,500, 22,200, 16,500, 10,900। ठीक, आप लोग टोटल करके देख भी सकते हैं, हम तो ऑलरेडी टोटल कर लिए हैं, इस वजह से हम बता रहे हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सम्स है। इसमें अगर कैलकुलेटर अलाउ करता ना भाई, तब तो समझ लो जय जय था। सिर्फ कैलकुलेटर अलाउड नहीं किया है, जिस वजह से थोड़ा आप लोग को कैलकुलेशन ध्यान से करना है। ठीक है ना, कैलकुलेटर अलाउड रहता तब तो कोई बात ही नहीं था। लो आप लोग कॉपी कर लो इसको या स्क्रीनशॉट मार लो, जैसे आप लोगों को ठीक लगे, पूरा सोल्यूशन का अंडर 1 पेज। ठीक है, और ये है उसका सम नंबर 1। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये सिर्फ यूट्यूब में जो स्टूडेंट लोग हैं जो पेड बैच में नहीं भी है, उन लोगों को भी एक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, जिस वजह से हम क्लास को इतना लंबा किया था। वैसे मेरा आधा घंटा 35 मिनट से ज़्यादा का क्लास हम करते नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, सबका ही भला हो, सभी स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक को अब हम लोग 2 क्लास और करेंगे। तो थ्योरी पूरा समझा दिए, एक सम्स भी आप लोग को करवा दिए। ठीक है ना, किस तरह से हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे सर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सब सम सॉल्व करेंगे, सब और भी नए नए चीज आएगा, और भी नए नए पॉइंट्स आएगा। अब सर ये वीडियो तो यूट्यूब में है, बाकी वीडियो यूट्यूब में रहेगा नहीं सर, वो और यूट्यूब में नहीं रहेगा। जैसे कि हम बोले उस हिसाब से ही रहेगा। बट हम एक आप लोग को टिप दे रहे हैं, जो मेरे बैच में इनरोल नहीं है उन लोग के लिए भी। आप ये वीडियो देख लिए, उसके बाद से बाकी सब बेसिक सम्स प्रैक्टिस करो, और जितना एग्जाम्पल्स दिया हुआ है ना, इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 जितना भी दिया हुआ है, ये सब को ध्यान से देख लो, समझ लो। अगर कोई सिर्फ एग्जाम्पल्स भी, मेरा ये वाला वीडियो पूरा समझ गया, सम्स कैसे हो रहा है समझ गया, और सिर्फ एग्जाम्पल्स को अच्छे से सॉल्व करके जाता है, पढ़ के जाता है, तो वो भी एग्जाम में इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन आएगा वो सब आराम से ले लेगा। समझ में? तो ये सब एग्जाम्पल्स तो देखना ही है आप लोगों को। तो एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेंगे, और फिर जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो हम सम सॉल्व भी करवाएंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद क्लास 12 सेमेस्टर, आज देखो कितना है, 29 दिसंबर है,
मतलब 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक पूरा टैक्सेशन कॉस्टिंग का सिलेबस कंप्लीट। बिजनेस स्टडीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, समझ में आ रहा है। कॉस्टिंग टैक्सेशन कंप्लीट हो चुका है, कॉस्टिंग कल कंप्लीट हो जाएगा। इको का लास्ट चैप्टर चल रहा है 1-2 क्लास में, आज कल में वो भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ अकाउंट्स का 1-2 चैप्टर बचा हुआ है जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंट्स लेंदी है, ऑब्वियस सा बात है, लेंदी है वो थोड़ा। तो आप हम लोग का पेड बैच में आइए। अभी बहुत अच्छा ऑफर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं 31 में, 31 से लेके 5-6 दिन तक चलेगा। आप लोग इनरोल होइए उसमें, ठीक है, ह्यूज डिस्काउंट के साथ। और जो 40-50 डेज बचे अपना सिलेबस को उसमें आप लोग कंप्लीट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ भी डाउट आप लोग को हो तो हमसे बेझिझक आराम से आप लोग पूछ लीजिए डाउट्स को।